दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर के अंदर, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कुछ नहीं है। इट विल टेक 3 आवर्स आराम से एक टॉपिक करने में से, टॉप 10। स्टार्ट करते हैं। एक बार उसका आउटले बता देता हूँ आपको, कॉपी मत करना, बाद में बताऊंगा कॉपी कर कैसे करना है स्मार्टली। पहले बार आपको सिर्फ बता देते हैं और उसका अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। लिखते हैं एक बार यहाँ पे टॉपिक का नाम, थ्री पार्ट्स, और फिर अलग से बाद में एक और पार्ट आएगा, उसको मैंने डॉक्टरिंग के इंक्लूड नहीं करा है, अलग से इंक्लूड करा। सबके नाम लिखता हूँ मैं एक बार, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज अल्ट्रा वायर्स। सेकेंड का नाम कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मुझे पता ही नहीं है मैं किस तरह लिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, हम लिखेंगे नहीं बाद में। लास्ट वन इंडोर मैनेजमेंट। उसके बाद लास्ट का टॉपिक अलग से लिखा हुआ है बिकॉज कनेक्टेड है बट पार्ट नहीं है, विच बेसिकली सेज एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसलिए वो डॉक्टरी का पार्ट नहीं है, पर मैं फिर मैंने साथ में लिखा बिकॉज कनेक्टेड तो है, तो इसका एक्सेप्शन है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन विद द फर्स्ट वन विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बाकी सब क्या होता है सब बाद में बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली मुझे पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन का मतलब। जब तक मुझे वही नहीं पता, आई कैन नेवर बी कंफर्टेबल विद द टॉपिक। आप में से क्लास में किसी को नहीं आता उसका मतलब, तो मैं खुद ही लिख ही देता उसका मतलब। डॉक्ट्रिन बेसिकली मीन्स प्रिंसिपल्स। हिंदी में बात करें तो सिद्धांत, एस्टैब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग इस सिद्धांत, प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्टिव का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मान लेना, नोटिस का मतलब पता होना। ओके, इसका हिंदी का मतलब हो गया ऑफ द टॉपिक कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद अ गुड एग्जाम्पल। चाहे मैं एंड स्टार्ट किया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज आपने अपना एग्जाम दिया सीए फाउंडेशन वाला, ठीक है, रिजल्ट आया, पास हो गए, 100% रिजल्ट, सब पास हो गए। उससे मुझे लड़कों की साइड से समझ में आया कि लड़कों में सबके 300 प्लस मार्क्स हैं आउट ऑफ 400, सारे के सारे। मुझे बताया फ़ोन करके सर ऐसा रिजल्ट आया एंड लॉ के अंदर हाईएस्ट मार्क्स। उनका ठीक है, वो सब चलता रहता है। आप बताओ पार्टी कहाँ पे है? लड़के बोलते सर आप बताओ कहाँ पार्टी कर रही है? मैं ताज के नीचे बात नहीं करता, बी वेरी ऑनेस्ट। बट ताज चलते हैं, ताज जाके मस्त डिनर करते हैं। बाटली खोलें तो बाटली भी खोलेंगे, इट्स फाइन। तो हम बेसिकली ताज चलते हैं, ऐसा हमने डिसाइड करा। हमारे ब्लैक भैया ने ताज में फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला या गुड आफ्टरनून, वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ टेबल फॉर 6 टुनाइट around 8 p.m. and we would be coming to your place. Please reserve the tables. And just one additional request that we all are pure vegetarians.
सो काइंडली अरेंज फॉर वेजिटेरियन फूड। सामने ताज से रिप्लाई आता है, ठीक है सर, हो जाएगा, नो इश्यूज, विल वेट फॉर यू एंड वी रिजर्व द टेबल ऑलरेडी। तो अपन 8 बजे डन टेबल पे। सो नाउ इट इज़ बेसिकली 8 o'clock एंड हम 6 जन बेसिकली जा रहे हैं ताज। ताज के अंदर कोई रेस्टोरेंट, सपोज शामियाना, रेस्टोरेंट का नाम है ताज, अपन ताज ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं उसको, ताज। गए हम यहाँ पे, ये एंट्रेंस रेस्टोरेंट का, यहाँ पे हमारा एक राउंड टेबल जहाँ पे 5 जन बैठे हुए हैं, एक जन बैठा हुआ नहीं, मिस्टर ब्लैक हमारे साथ बैठा हुआ नहीं। वो बेसिकली खुद को सेल्फ सर्व कर रहा है बिकॉज हम लोग बूफे में गए थे। तो बूफे में बेसिकली इट इज सेल्फ सर्व। तो जहाँ पे खाना लगा हुआ है वहाँ पे बेसिकली वो जाता है एंड खुद को बेसिकली सर्व कर रहा है द फूड इन बूफे। हमारे ब्लैक भाई ने देखा कि द फर्स्ट डिश दैट इज लाइंग इन ओवर देयर इज अ स्टार्टर पनीर टिक्का। हमारे ब्लैक भैया ने 7-8 पीस उठाए और अपनी प्लेट में डाला। थोड़ा सा आगे गया, ये बेसिकली सॉ एक और डिश पड़ी हुई है विच इज़ हक्का नूडल्स। भैया ने वापस उसी पनीर के ऊपर हक्का नूडल्स पोर करे एंड आगे बढ़ने लगा। द नेक्स्ट डिश दैट वॉज देयर वॉज दाल मखनी। सो बेसिकली नाउ वी हैव अ ब्लेंड इन विच नीचे पनीर है, उसके ऊपर नूडल्स है और उसके ऊपर दाल मखनी डाली भैया ने। ठीक है, हिज प्लेट इज ऑलमोस्ट रेडी फुल। थोड़ी सी स्पेस बची हुई थी प्लेट में, तो बोलता है चल एक और आइटम अपन प्लेट के अंदर। अब ऊंधियो बना रहे तो अच्छा ऊंधियो बनाते हैं। थोड़ा सा आगे गए एंड ही बेसिकली सॉ अ डिश विच वॉज चिकन टिक्का दैट वॉज लाइंग इन ओवर। भैया को बहुत गुस्सा आया, बहुत, मतलब ही गॉट वेरी एंग्री। हाथ में हमारे जो प्लेट था जिसके अंदर वो ऊंधियो था, मिक्स वेजिटेबल बोल सकते उसको अपन, उसकी प्लेट उसको उसने फेंक दी आउट ऑफ एंगर। भाग के वहाँ पे ताज का मैनेजर आता है और आके बात करता है ब्लैक भैया के साथ 1 to 1 कि सर क्या हुआ आपको। ब्लैक भैया अपना कंसर्न बताना स्टार्ट करते हैं दैट वी हैड बुक द टेबल एट योर प्लेस एंड वी हैड strictly given the instructions that we are looking for vegetarian food. So how dare you have a non-vegetarian dish lying over here? मैनेजर बोलता है आई नो योर कंसर्न एंड आई ऑल्सो नो दिस कि हमारा वेजिटेरियन फूड वेजिटेरियन के सेक्शन में है और नॉन वेजिटेरियन फूड नॉन वेजिटेरियन के सेक्शन में है। आपको वेज खाना है, आप वेज खाइए वेज के सेक्शन में से। नॉन वेज पड़ा है, आपको क्या जा रहा है, लेट इट बी, अपना वेजिटेरियन खाइए। ब्लैक भैया बोलता है नहीं, हमने आपको कहा था वेज फूड मिलना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ वेज फूड ही मिलना चाहिए। हाउ कैन यू सर्व नॉन वेज? मैनेजर बोलता है उसको इधर आ, बात करते हैं। तो अंदर कहाँ से घुसा? हमारे ब्लैक भैया बोलते हैं मैं यहाँ से अंदर आया। मैनेजर बोलते हैं तो आप जब अंदर घुसे तो क्या आपने ऐसा देखा नहीं कि हमारा जो नोटिस बोर्ड है या हमारा जो रेस्टोरेंट का बोर्ड है वहाँ पे क्लियरली हमने लिखा हुआ है वेज एंड नॉन वेज, कि हम दोनों सर्व करते हैं। तो जब आप अंदर घुसे तो क्या आपने देखा नहीं कि यहाँ पे दोनों मिलता है? ब्लैक बोलता नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे को तो बस इतना पता है, मैंने आपको फ़ोन किया था कि वेज मिलना चाहिए तो वेज ही मिलना चाहिए, पूरे रेस्टोरेंट में नॉन वेज मिलना ही नहीं चाहिए। एंड उनका झगड़ा चलता है। हम 5 हमारा मस्त खा रहे हैं, वी आर वी आर एंजॉइंग आवर पार्टी, और ये दोनों झगड़ा करते हैं। ऑब्वियसली द गोल्डन क्वेश्चन इज सर, दो में से कोई एक ही सच सही हो सकता है, या तो इट कैन बी अ मैनेजर या हमारा ब्लैक, दो में से कोई एक सही होगा। पिंकी क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है? मैनेजर सही है कि गलत है? सही है। बाजू में दीदी आज आप टाइम पर आ गए, लास्ट क्लास 20 मिनट्स लेट, लास्ट क्लास 11 मिनट्स लेट, आज टाइम पे, नाइस, क्योंकि सेकंड लेक्चर इसलिए। ओह, कौन सही है? मैनेजर। वाई? आंसर राइट है। हम ताज से कंपनी लॉ के अंदर आते हैं, मेटाफर्स से बाहर निकल के
सिलेबस में आते हैं। हमारा सिलेबस हमको ये पढ़ाना चाहता है कि देखो सर ऐसा है, दिस ताज इज कंपनी, दिस वेज इज MOA, this non-veg is AOA, and we six here are outsiders. So the law basically saying to you is, जो लड़की ने बोला कि सर जब आउटसाइडर्स कंपनी से डील करेंगे तो वो कंपनी का MOA एंड AOA पढ़ के आएंगे। अगर उन्होंने कंपनी का MOA और AOA नहीं पढ़ा तो ये आउटसाइडर का प्रॉब्लम है, कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने तो क्लियरली बता रखा है अपने MOA AOA के अंदर कि हमारी कंपनी क्या है। ये सर, ये हमारा AOA है पूरा बना हुआ, ये हमारा MOA है पूरा बना हुआ। तो कंपनी ने खुद को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है MOA AOA के अंदर। अब वो आपका ड्यूटी था जब आप कंपनी से डील कर रहे हो कि आप कंपनी का MOA AOA पढ़ कर आओ। ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड इज, सर कहाँ से पढ़ के आओ, कहाँ मिलेगा? लॉ में क्या बोलता है, ये आपको मिल जाएगा ROC की वेबसाइट पर। बाय पेइंग अ नॉमिनल फीस आपको किसी भी कंपनी का MOA AOA मिल जाता है, इजीली अवेलेबल। So the conclusion that we draw is the name which I wrote in Hindi जानबूझ के, कि सर आप जब कंपनी से डील कर रहे हो तो हमने ऐसा मान लिया कि आपने पढ़ लिया कंपनी का MOA एंड AOA। अगर आपने कंपनी का MOA और AOA नहीं पढ़ा तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बिकॉज हमने तो मान लिया कि आपने पढ़ लिया, आपको पता है MOA AOA क्या लिखा है। टॉपिक खत्म हो गया सर। बुक के अंदर आए, बुक के अंदर एक सेक्शन मेंशन करा हुआ है, मैं ये लिख देता हूँ, सेक्शन 399। याद नहीं करना, ठीक है, पढ़ लेते हैं। सेक्शन से इतना बोलता है कि सर आपकी जब कंपनी पैदा हुई थी तो आपने सबमिट करा था ROC को अपने कंपनी का MOA एंड AOA। ROC इस MOA और AOA को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, विच बेसिकली मीन्स अगर आप एज एन आउटसाइडर कंपनी से डील कर रहे हो तो पहले ये पढ़ लेना कि इस कंपनी जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसका MOA और AOA क्या है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। एक नॉमिनल फीस 99 रुपीज़ पे करके आपको मिल जाता है। तो पूरा टॉपिक बॉइल्स डाउन टू ऑब्लिगेशन और ड्यूटी यू कैन से ऑफ एन आउटसाइडर, कि हमने आपको बोल रखा है कि आप MOA AOA पढ़ लो, नहीं पढ़ा आपका प्रॉब्लम। तो वापस यहाँ पर आए, आपकी बुक के लैंग्वेज की बात करें तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है, एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू रीड द MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी बिफोर डीलिंग विद द कंपनी. It is presumed that the outsider has read the MOA and AOA. It is not only presumed that he has read the MOA and AOA, it is also presumed that he has understood the MOA and AOA in its true perspective. अगर आपने वो नहीं करा और मैटर कोर्ट में गया तो आप एज एन आउटसाइडर हर जाओगे। ये हमारी बुक में लिखा है। कब ओपन करें एक बार इस टॉपिक को, हम नोट्स में आपके जो काम की बात है इसको हम फटाक से लिख लेंगे। वेलकम टूवर्ड्स कंपनीज एक्ट, एंड मुझे मिला वो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंसल्टिंग ऑफिस। स्टार्ट करते हैं। जो काम की बात होगी उसको नोट्स में लिख लेंगे, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं पीछे से। लेट्स सी क्या बोलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसल्टिंग नोटिस सेक्शन 399, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। सेक्शन 399 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy or extract of any document including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees. The MOA and AOA of the company when registered with ROC, मतलब जब आपने ROC को दिया, becomes public documents, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, and they are available for inspection to any person on the payment of, like I said, nominal fees. In other words, section 399 confers the right to inspection to all. कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है. It is therefore the duty of every person dealing with the company
to inspect its documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions. काम की बात जो मैंने बोला एग्जाम में लिखना पड़ेगा. But whether a person reads them or not, it is presumed that he knows the contents of the documents. मतलब MOA. This kind of presumed or implied notice is called constructive notice. काम की बात ऊपर वाला पॉइंट जो हम एग्जाम में लिखेंगे. By constructive notice is meant पहला, whether a person reads documents or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the documents. He is not only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective. जो लाइन मैं बोला था. Last topic, paragraph इस point का. Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the MOA and AOA but all the other documents जो भी ROC को submit करे जाते हैं. Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the MOA or outside the authority of directors as per MOA, he cannot acquire any rights against the company. मतलब आप एज एन आउटसाइडर केस हारोगे और कंपनी केस जीतेगा. क्योंकि उसने लास्ट टाइम में लिखा, सेकेंड लास्ट में पढ़ रहा हूँ, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी. मतलब आप केस हार जाओगे, कंपनी केस जीतेगी. एंड द टॉपिक गेट्स क्लियर. सुपर डुपर आसान. आप यहाँ पे आते हैं एक बार. आपकी राइटिंग छोटी है तो आप वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हो. हैंडराइटिंग आपकी बड़ी है तो आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हो ये चार्ट, बिकॉज हम इसके अंदर बहुत कुछ लिखेंगे. यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया. अब इसके अंदर बहुत कुछ लिखना है. तो डिपेंडिंग आपकी राइटिंग कितनी बड़ी छोटी है आप डिसाइड कर सकते हो कि आप वर्टिकली लिखो या हॉरिजॉन्टली लिखो. तो आप पहले ये चार्ट बना सकते हैं इस तरह से अपनी नोटबुक के अंदर. और इवन अगर मैं स्मार्ट होता तो मैं साइड बाय साइड 2 पेज यूज़ कर लेता एंड स्टार्ट कर देता हूँ. लॉट्स ऑफ कंटेंट टू राइट. पहले ये स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं. हो जान चैप्टर. एक हिस्सा लिखा हमने यहाँ पे, सुपर इंपॉर्टेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन. अब केस में क्या हुआ था आपको याद नहीं करना, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ था. आपको सिर्फ केस का नाम याद करना है. तो डिस्कस करते हैं. जो आप यहाँ पढ़ रहे हो सेम वही है, सेम ये एग्जाम्पल इसके जैसा ही. लेट्स सी केस में क्या हुआ था. आपके बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, अपन डीप में पढ़ते हैं. सो वी हैव अ कंपनी कॉल्ड कैमरून लिमिटेड. मैं उसको लिखता हूँ सी लिमिटेड. तो ऐसे कंपनी है, वो सी लिमिटेड बॉन्ड्स इशू करता है टू रॉयल ब्रिटिश बैंक. बदले में रॉयल ब्रिटिश बैंक सी लिमिटेड को 2000 पाउंड देता है, विच इज नथिंग बट उधारी. तो बॉन्ड्स इशू करे सी ने बैंक को, और बैंक ने बदले में उसको 2000 पाउंड का उधारी दिया. ठीक है. ये ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद सी लिमिटेड का फाइनेंशियल पोजीशन खराब होने लगता है एंड उसका वाइंड अप होने लगता है. तो कंपनी क्लोज डाउन होगा. जब भी वाइंड अप होता है कंपनी का, पिक्चर में आता है लिक्विडेटर, जो हिसाब किताब करता है. इस लिक्विडेटर का नाम था टर्कवॉन. इस लिक्विडेटर का काम क्या होता है सर? सी लिमिटेड के एक एक करके सारे असेट्स बेचना, वहां से पैसा रिकवर करना और लायबिलिटी पे ऑफ करना. अब इसने एक लिस्ट बनाई कि हमारी कंपनी किस किस को पैसा वापस देगा. उस लिस्ट के अंदर रॉयल ब्रिटिश बैंक का नाम ही नहीं था. टू रीपे 2000 पाउंड टू रॉयल ब्रिटिश बैंक, नाम ही नहीं था उसका. रॉयल ब्रिटिश बैंक ने पूछा टर्कवॉन को कि ब्रो मेरा भी तो पैसा है उधारी का, मुझे क्यों वापस नहीं मिलता मेरा पैसा. टर्कवॉन बोलता है सर एक दिक्कत है, हमने ये जो बॉन्ड इशू करने से पहले जो मीटिंग करी थी जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम बॉन्ड इशू करेंगे, उस मीटिंग में हमने ये डिसाइड नहीं करा
कि हम बॉन्ड टोटल कितने पाउंड के इशू करेंगे, ये डिस्कशन करना रह ही गया था। अब क्योंकि ये डिस्कशन करना रह गया, तो आपको जो बॉन्ड दिए गए हैं वो बॉन्ड आउटराइट इनवैलिड हैं। अब क्योंकि वो इनवैलिड हैं, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। मैटर कोर्ट में गया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस करकॉन। जिसका नाम पहले लिखा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, जिसने केस फाइल करा है। जिसका नाम बाद में लिखा होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, जिसके ऊपर केस फाइल करा है। तो आप कभी भी कोई केस पढ़ो, उसमें जो पहला नाम लिखा होता है कि वो है जो कोर्ट में गया, और बाजू वाला जिसके अगेंस्ट कोर्ट में गया। तो लाइक आई कैन सी, इस केस के अंदर ऑब्वियसली रॉयल ब्रिटिश बैंक ही कोर्ट में जाता एंड वही कोर्ट में गया है, क्योंकि उसका नाम पहले लिखा हुआ है। कोर्ट में जजमेंट आता है, क्या रॉयल ब्रिटिश बैंक आपकी सी लिमिटेड का एक क्रेडिटर है। आपकी जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में कौन आता है सर? डायरेक्टर आते हैं, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं। इन एनी केस कंपनी के क्रेडिटर्स तो इस मीटिंग में आते ही नहीं है सर, ये तो आउटसाइडर हो गए। उस आउटसाइडर का ड्यूटी क्या था एज पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि सर वो आपकी कंपनी का एमओए और एओए पढ़े, और आपके एमओए में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका कंपनी बॉन्ड इशू कर सकता है। तो एज एन आउटसाइडर उसने अपना काम कर लिया टू चेक कि क्या लिमिटेड बॉन्ड इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसमें लिखा था कर सकता है। अब वो इशू करते टाइम आप इस चार दीवारी के अंदर क्या हग रहे हो, ये उसको कैसे पता हो सकता है? वो तो मीटिंग में आता ही नहीं है। वो तो ऐसा मान के चल सकता है ना कि सब कुछ बराबर एज पर एमओए हो रहा होगा, पर यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि आपने मीटिंग में ऐसा हक दिया कि डिसाइड ही नहीं करा कि बॉन्ड कितने रुपए का अपन टोटल इशू करेंगे। तो ये आउटसाइडर का प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का प्रॉब्लम है कि कंपनी की चार दीवारी के अंदर क्या गलत हो रहा है ये बाहर वाले को पता नहीं हो सकता। एंड हेंस आपने वो लाइन लिखी, कंपनीज इंटरनल अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम। चार दीवारी के अंदर जो हो रहा है बाहर वाले को नहीं पता हो सकता, वो कंपनी को ही पता हो सकता है। तो एज एन आउटसाइडर मैटर कोर्ट में जाएगा एंड आउटसाइडर जीत जाएगा। इसके अंदर भी रॉयल ब्रिटिश बैंक जीत गया और उसको अपना 2000 पाउंड मिल गया। कितना लॉजिकल है, exactly same to the example that we took about the restaurant। कि सर मैं ऐसा अज्यूम करके चल सकता हूँ कि वेज अपनी जगह बन रहा होगा, नॉन वेज अपनी जगह बन रहा होगा, पर उस किचन की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है कि आप नॉन वेज और वेज साथ में बना रहे हो, ये मैंने चल देख लिया। बट एज एन आउटसाइडर जो यहाँ पे 5 जन बैठे हुए, इनको थोड़ी पता होगा। ये ऐसा मान के चलेंगे ना यार कि वेज वेज की जगह बन रहा होगा, नॉन वेज नॉन वेज की जगह बन रहा होगा, पर ऐसा है नहीं। तो नहीं है तो रेस्टोरेंट विल लूज द केस एंड वी विल विन द केस, and that completes your indoor management। लिख भी लिया अपन ने। This is done and this is done in totality। हम आगे बढ़ते हैं towards exceptions। आपकी बुक के अंदर टोटल 3 एक्सेप्शन दिए हुए। आपकी बुक का 34th पेज, लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, यू विल फाइंड दीज पॉइंट्स, जिसके अंदर पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। फिर आपको मिलेगा सेकंड वाला पॉइंट सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, एंड आपको थर्ड पॉइंट मिलेगा फॉर्जरी। तो जहां पे आपने एक्सेप्शन लिखा हुआ है आपको वहां पे सभी हेड पॉइंट लिखने हैं। मैं आपको मार्क कर देता हूं। थर्टी 33 पे है नई बुक के अंदर। नाइस। ये रहा हेडिंग एक्सेप्शंस। इसके अंदर ऑब्वियसली पहले हेडिंग आ जाएगा सर, हमारे एग्जाम्पल में इसको ब्लेंड करें। अगर हम जब ताज गए उसके पहले हमें किसी ने बता दिया था कि ताज में वेज और नॉन वेज साथ में बन रहा है, अगर फिर भी हम ताज में जाए तो हमारी गलती, ताज की गलती हमारी गलती। सेकेंड एग्जाम का क्वेश्चन, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं मार्क करना स्टार्ट कर देता हूं। बस इतना सा।
नीचे केस का मुझे दिख नहीं रहा, आनंद बिहारी लाल वाला ये रहा दिख रहा। बस इतना सही लिखने का, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी वाले पॉइंट के अंदर। लिख लेना चाहिए अब तक आपको। आपको उसमें एक पॉइंट मिलेगा फॉर्जरी। फॉर्जरी के अंदर आपको केस मिलेगा रुबेन वर्सेस ग्रेट बंगाल कंसल्टेंट, और उसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लास्ट वर्ड मिलेगा लिखा हुआ नलिटी। नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर नेक्स्ट पेज पेश करें। सिर्फ हेडिंग फॉर्जरी। That's it. लिखिए फिर डिस्कस करते हैं। तो हमने डिस्कस नहीं करा, तो लिख लो एक बार, तो डिस्कस करते हैं करके कीम एक्सप्रेशंस। सॉरी टेक्निकल इश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन।
एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का बाद में पढ़ते हैं। लेट्स से भैया की बात करो, भैया नाम क्या तेरा? निमित, स्पेल कर बराबर। कैनी भी आते हैं पी के अंदर फीस पेमेंट करने के लिए, एंड विथ हिम ही हैज कैश ऑफ लेट्स से ₹35,000 फीस के लिए पे करना है यहाँ पे क्लासेस के अंदर, साथ में कैश लेकर। और जब वो कैश लेकर आए और आके अंदर ऑफिस में गए तो ही नोटिस बेसिकली कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, ठीक है। लेट्स से सब फील्ड ट्रिप पे ऐसे ही बाहर गए हुए हैं, वैकेशन व्हाटएवर इट इज, ऑफिस में कोई भी नहीं है, पूरा खाली। केनी भाई को दिखता है पी के वहाँ पे बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, वॉचमैन बोलो उसको जो भी आपको अच्छा लगे। केनी उससे पूछता है ये सब स्टाफ ऑफिस सर मैडम ये सब कहाँ गए? तो वॉशमैन ने बताया कि सर आज सब ट्रिप पे गए हुए हैं, सारा होल स्टाफ कल आएंगे। क्या हुआ? केनी बोलता है मैं फीस पे करने आया था और मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ तो मुझे फीस आज ही पे करना है, मैं क्या करूँ? वॉचमैन बोलता है एक काम करो सर कि आप मुझे दे दो, जैसे कल ऑफिस खुलेगा आई हैंड ओवर दिस मनी टू द ऑफिस, एंड फिर जब भी बैच स्टार्ट होगा आप आके बैच में बैठना स्टार्ट कर देना। कैनिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो चल धक्का बचा अपना। तो कैनिल भैया ने बेसिकली ₹30,000 दिए उस वॉचमैन को, और कैनिल भैया वहाँ से चला गया। कैनिल के जाने के बाद वॉचमैन भी चला गया परमानेंटली। 35,000 मतलब उसका 3 महीने का पगार हो गया, 2.5 से 3 महीने का पगार हो गया। नौकरी तो कैनिल मिल जाएगी वॉचमैन, बीकॉम के पास ही तो बेसिकली चला गया। नाउ 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब बैच स्टार्ट हुआ, कैनिल भैया आए लेक्चर में बैठने के लिए। पीए के स्टाफ ने पूछा ब्रो हु आर यू? उसने बताया पूरा कि मैं कैनिल हूँ, परसों आया था फीस पे करने के लिए, कोई था नहीं तो मैंने वॉचमैन को दी थी, आपको अब तक पैसा मिल ही गया होगा। मैच में बोला नहीं हमें कोई पैसा नहीं मिला। कैनिल बोलता मैंने पे करा है, अब कैमरा में देखो, अब कैमरा में दिख भी रहा है कि भैया ने पैसा पे करा, और वॉशरूम भाग गया। द क्वेश्चन ऑब्वियसली इज सर क्या पीए कैनिल भैया को लेक्चर के अंदर बैठने देगा क्या? नहीं बैठने देगा। आपने जब 35,000 कैश वॉचमैन को दिया, क्या आपके दिमाग में ऐसा एक क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि मैं क्या हग रहा हूं? दैट इज व्हाट द हेडिंग इज, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि यार मैं क्या इतना बड़ा अमाउंट एक वॉचमैन को दे सकता हूँ? क्या एक वॉचमैन ऑथोराइज हो सकता है फीस कलेक्ट करने के लिए, वो भी कैश में, वो भी 35,000 रुपए? डेफिनेटली नॉट। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन व्हिच शुड हैव मेड यू क्वेश्चन योरसेल्फ दैट एम आई गोइंग द राइट वे। और आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं आया और आपने ये हक दिया तो सर ये आपका प्रॉब्लम और वॉचमैन का प्रॉब्लम, डेफिनेटली पीए का प्रॉब्लम नहीं। एंड हेंस द कंक्लूजन वुड बी आउटसाइडर हारेगा और कंपनी जीतेगा। अगर मैं वापस ऊपर जाऊं और चीजों को और कॉम्प्लिकेट करूं, हम पढ़ रहे हैं सर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, ये ऑलरेडी एक्सेप्शन था इसका, अब हम उस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। मतलब जो चीज रिवर्स हुई थी वो वापस रिवर्स हो जाएगी। मतलब सर यहाँ पे वापस आउटसाइडर हारेगा और कंपनी जीत जाएगा, और मेरे केस में वही तो हुआ सर। कितना लॉजिकल है अगर वो इस तरह से पढ़ रहे हो तो। सर हम एक्सेप्शन का एक्सेप्शन पढ़ते हैं, और यही मैं आपको बुक में लिखवाया। देखिए आपको बुक का लिखा हुआ हर एक वर्ड समझ में आएगा इंशाल्लाह। इट सेज द डॉक्ट्रिन मतलब इंडो मैनेजमेंट इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली where the transaction is unusual or not in the ordinary course, मतलब नॉर्मल नहीं है, not in the ordinary course of business, it is duty of the outsider to make necessary inquiry। आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लेते, आप किसी फैकल्टी को फोन कर लेते, एक दिन रुक जाते, कुछ भी कर लेते, ऐसा कैसे दे दिया वॉचमैन को? एग्जैक्टली द सेम केस हैपेंड व्हिच इज गिवन इन द बुक। मार्क करता हूं आपके लिए।
आनंद बिहारी लाल वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी। सर क्या हुआ इसके अंदर? कंपनी का एक अकाउंटेंट मतलब बीकॉम पास कंपनी की एक प्रॉपर्टी बेच डालता है आउटसाइडर को, और आउटसाइडर मान भी लेता है। मतलब कंपनी के अंदर एक डेटा एंट्री करने वाला बंदा है, ठीक है, डेटा एंट्री करने वाला पैरी पे बैठ के सारी एंट्रियां करता है। वो डेटा एंट्री करने वाला बंदा अपनी कंपनी की एक प्रॉपर्टी जमीन एक आउटसाइडर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और आउटसाइडर उसको पैसा भी दे देता है। आउटसाइडर की गलती नहीं है। एक लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आदमी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच सकता है? एक कंपनी का नहीं भाई, आउटसाइडर तेरा प्रॉब्लम है। एंड दैट इज व्हाट द केस इज। मैं पढ़ता हूँ एक बार। द प्रोटेक्शन ऑफ टर्कॉन रूल इज not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting, खुद को बता रहा है झूठी झूठी, is purporting to act in the matter which is apparently outside the scope of his authority. Where, for example, in the case of Anand Bihari Lal, the plaintiff, Anand Bihari Lal, accepted a transfer of company's property from its accountant. The transfer was held void, मतलब zero. The plaintiff could not have supposed, in the absence of power of attorney, that the accountant had authority to effect transfer of company's property. Easy, खत्म। वर्ड आया, शायद उसका मतलब आपको नहीं पता होगा, शायद या नहीं पता होगा। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है सर? 100% रॉन्ग। Anyone else? एग्जाम्पल राइट है, मतलब पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल इज करेक्ट, मतलब पूछ रहा हूँ। रॉन्ग। हाँ डिस्कशन मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल राइट है। दो चीज दिमाग में आई, मैं दोनों चीज बताता हूँ आपको। पहला मेरे दिमाग में आया 2015 एग्जैक्टली शॉर्ट ईयर केबीसी के अंदर 1 करोड़ का क्वेश्चन आया था, इसका आंसर था पावर ऑफ अटर्नी, और वो जो बंदा था हर्षवर्धन राठौड़, ही गिव द राइट आंसर एंड वन 1 करोड़। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। वो 1 करोड़ को लेके गया था इस टॉपिक से, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। शायद आपने एक मूवी देखी हो, शायद चांसेस आर वेरी लेस बीइंग जेन ज़ी, कि आपने पुरानी मूवी देखी हो। बाजीगर, एनीवन? इससे कितना जाना? ये दोनों देखी ना? देखिए पिंकी देखिए, और कोई नहीं? देखना आपको टाइम मिले तो अमेजॉन प्राइम पे है, 2 hours 57 minutes, 8.3 IMDb। इफ पॉसिबल देख सकते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको उसका समरी बताता हूँ। वेरी वेरी गुड मूवी। SRK है उसके अंदर, काजोल है एंड शिल्पा शेट्टी। पूरी मूवीज बेस्ड अपॉन द टॉपिक ऑफ पावर। पूरी मूवीज बेस्ड ऑन दिस। शाहरुख खान इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। कोइंसिडेंटली उस मूवी के अंदर शाहरुख खान के बाप का नाम विश्वनाथ भी होता है। तो शाहरुख खान इज फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, एंड उसके जो डैड होते हैं, इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। और हम बात करें 1991 की, जब मूवी उस टाइम पे ऑब्वियसली व्हाट्सएप, ईमेल और सब इंडिया के अंदर नहीं था इसका। अब शाहरुख खान जो करोड़पति घर से था, उसके बाप को यूएस से जाना होता है बिजनेस पर्पज के लिए। तो प्रॉब्लम इज, हम 10 दिन यूएस से जाएंगे तो सर पीछे से धंधा कौन संभालेगा? उस टाइम पे ईमेल और सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हम सही सकते। तो शाहरुख खान का बाप क्या करता है, अपने एक एम्प्लॉय को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। ध्यान से सुना, सी इंटर में भी आएगा और दूसरे पेपर में भी आने वाला है, तभी की मेहनत कर रहा हूँ। शाहरुख खान पावर ऑफ अटॉर्नी देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय को, उसका नाम होता है मदन चोपड़ा। उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हर वो काम जो शाहरुख खान का बाप कर सकता है, अब वो हर वो काम मदन चोपड़ा कर सकता है। मतलब जैसे कंपनी है शाहरुख खान के बाप की, वो क्या कर सकता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं इसको देना है, उसका साइन है। अब वो ही साइन मदन चोपड़ा कर सकता है।
अकॉर्डिंगली पावर अटर्नी देख के शाहरुख खान का वहाँ चला जाता है यूएसए 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद व्हेन ही रिटर्न्स ही बेसिकली सीज कि मदन चोपड़ा शाहरुख खान के बाप का पूरा एम्पायर खुद के नाम कर चुका होता है। बिकॉज जहाँ वो साइन कर सकता है वहाँ ये साइन कर सकता है। पूरा बैंक अकाउंट, पूरा उसका घर, सब कुछ मदन चोपड़ा के नाम पर कर चुका है। बिकॉज ही हैड पावर अटर्नी, जो काम वो कर सकता है वो काम मैं कर सकता हूँ। तो उसने पूरा धंधा, पूरा घर, पूरा प्रॉपर्टी उसका खुद के नाम पर कर दिया। कॉन्सिक्वेंस, शाहरुख खान के बाप को हार्ट अटैक आ जाता है, ही डाइज ऑन द स्पॉट। शाहरुख खान की एक छोटी बहन होती है 2 साल की, इवन शी डाइज बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। एंड शाहरुख खान के आखिरी समय सब होता है, उसकी माँ बिकम्स गोज ब्लाइंड एंड ऑल दोस इश्यूज। और शाहरुख खान की मौत उस टाइम पे 10 साल, 10 ईयर ओल्ड, और ये सब देखता है। ये मूवी के स्टार्टिंग के 20 मिनट में आता है। देन मूवी में लिखा होता है 15 years लेटर। शाहरुख खान दिखाते थे, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर शाहरुख खान को दिखाते हैं। शाहरुख खान बेसिकली गोज इन विथ शिल्पा शेट्टी एंड दोनों बन जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। फिर एक दिन शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी लेके जाता है एक बिल्डिंग के अंदर प्रपोज करने के लिए, हाई राइज बिल्डिंग ऑफ 39 फ्लोर्स। वहाँ से उसको सबसे गिरा देता है और मार डालता है शाहरुख खान। सर क्यों? मदन चोपड़ा की बेटी है, अरे बेच गिरा देता है और वो मर जाती है। सब फिर क्या? फिर शाहरुख भैया इश्क लड़ाते हैं काजोल के साथ। सर क्यों? वो मदन चोपड़ा की दूसरी बेटी होती है। अब उनके साथ वो प्यार व्यार जो भी होते हैं वो सब करते हैं एंड उनका एंगेजमेंट हो जाता है। ठीक है, द टेबल्स टर्न, मदन चोपड़ा को जाना पड़ता है यूएसए 10 दिन के लिए। एंड बिकॉज उसकी बेटी का मंगेतर है, फियांसे है शाहरुख खान, जिसको ऑब्वियसली जानता नहीं कि वो कौन है, वो पावर अटर्नी के दे देता है शाहरुख खान के एंड यूएसए चला जाता है। जब वापस आता है पूरा एम्पायर अलॉन्ग विद घर शाहरुख खान अपने नाम पे करता है। गुजराती माँ के भाई गुजराती 12 फरती वारो तारा पछी मारो, नो गुज्जूस हियर, यू गुज्जूस 12 फरती वारो तारा पछी। इंग्लिश के अंदर 1 वर्ड कर्मा। शाहरुख खान पूरा सब कुछ अपने नाम पे कर लेता है, सारी प्रॉपर्टी, घर पर सब कुछ। एंड बाद में मदन चोपड़ा को पता पड़ता है कि जो शाहरुख खान है ये वो 10 साल वाला लड़का है, उसका विश्वनाथ का बेटा। फिर दोनों में झगड़ा वड़ा होता है और फिर एंड में कुछ तो होता है, लेट्स नॉट गिव द स्पॉयलर्स, कुछ तो होता है, मूवी खत्म हो जाती है। कंक्लूजन कैसा है? कितना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है ये पावर अटर्नी। आप अपनी साइन करने की ताकत किसी को हैंड ओवर कर दो। और इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि सर अगर अकाउंटेंट के पास पावर ऑफ अटर्नी होता ना तो सस्पिशन नहीं आता, उसका मतलब तो होता है जो कर सकता है सब कुछ। क्वेश्चन में क्या लिखा है देख, इन दी एब्सेंस ऑफ पावर अटर्नी। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते थे कि वो सब काम कर सकता है, जब अटर्नी होता तो कर सकता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है 2 बार 6 मार्क का, एक ऑफ सुपर इंपॉर्टेंट। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, बोला भाई। ऑब्वियसली कंपनी थी, मतलब वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा ना। एक्सेप्शन कब आएगा? जब इट वुड बी अ क्वेश्चन मार्क वाला साइन। अब उसके पास पावर अटर्नी है, मतलब वो साइन कर सकता है, इसमें क्वेश्चन मार्क आए नहीं ना। तो अगर कुछ भी गलत हुआ तो प्रॉब्लम कंपनी का होगा, आपका नहीं होगा। क्यों? एज पर इंट्रो मैनेजमेंट कंपनीज इंटरनल अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम। ऑब्वियसली वो तो बात का मैटर है ना कि कंपनी इस पे केस कैसे रिकर करेगी। हम तो, हमारा पीओवी इज अस, पॉइंट ऑफ व्यू इज हम क्यों कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं? हमारा सोचेंगे हम सही है कि हम गलत है। लास्ट फॉर्जरी, सिविल भाषा के अंदर फ्रॉड। वो गर्मी नहीं लग रही है, 3 AC चल रहे हैं शायद। रिमोट यहाँ पे नहीं है मेरे पास, करता मैं बात करूँ। इसे बंदी कर दे, 27 रखने से अच्छा। 24 इस मेरे हिसाब से गुड नंबर। फॉर्जरी पे आते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
सर अगर कंपनी का कोई आदमी आपके साथ फ्रॉड करता है तो फ्रॉड सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, कंपनी के साथ भी तो हुआ। तो आपको अगर सू करना है तो उस आदमी को सू करो जिसने फ्रॉड करा, एंड नॉट द कंपनी। अगर आप फॉल्ट पे नहीं हो तो कंपनी भी फॉल्ट पे नहीं है, कंपनी का वो आदमी फॉल्ट पे है। तो आप कंपनी के पास नहीं आ सकते इंडोमेशन करते हुए, आप उस आदमी को सू कर सकते हैं। एंड वहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्जरी इज नलिटी, मतलब इज इक्वल टू जीरो। ऐसे कोई ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, एंड हेंस आप कंपनी को लायबल ठहरा नहीं सकते। आप उस आदमी के पास जाओ और उसकी बचाओ, कंपनी की नहीं बचाओ। केस की बात करें, नॉट इंपॉर्टेंट बट हम पढ़ेंगे फिर भी। रुबेन वर्सेस ग्रेट फुटबॉल। केस सिर्फ इतना सा बोलता है कि सर कंपनी के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी था, वो शेयर ट्रांसफर कर देता है एक मिस्टर ए के नाम पे। शेयर ट्रांसफर करने के लिए 3 जन का सिग्नेचर लगता है, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2 एंड कंपनी सेक्रेटरी। वो क्या करता है, खुद का साइन करता है और बाकी 2 डायरेक्टर का जाली सिग्नेचर कर देता है और मिस्टर ए को शेयर्स इशू कर देता है। अब बाद में जब मिस्टर ए को डिविडेंड नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, तो उसको क्वेश्चन मार्क आता है कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो कंपनी के अंदर जाता है कि मेरे को डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा। कंपनी रिप्लाई करती है भाई तू कौन है, तो वो जानती ही नहीं। और बाद में पता पड़ता है कि उसको ये जाली फॉर्ज करे हुए शेयर सर्टिफिकेट इशू करे हुए। अब मिस्टर ए कंपनी को बोलता है डॉक्टर ऑफ इंटरव्यू, तुम्हारा प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। कंपनी को तो रिलैक्स, अगर ये फ्रॉड तेरे साथ है ना तो हमारे साथ भी है, तो कृपया करके वो सीएस को सू कर, हमको सू कर। एंड हेंस द लाइन इट कैन नॉट अप्लाई टू फॉर्जरी व्हिच मस्ट बी रिगार्डलेस एंड द नेम ऑफ द केस लॉ रुबेन वर्सेस। तो हेड पॉइंट आपको तीनों आने चाहिए, कंटेंट आपको सस्पिशियस आना चाहिए, इसे आपको यहाँ पे। एंड वी आर डन विथ 3 आउट ऑफ 4 टॉपिक्स ऑलरेडी। एक जो बचा वो बहुत बड़ा है, बाकी आपके 3 टॉपिक खत्म हो गए यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव, इंडोर एंड एक्सेप्शंस। आपको 5 मिनट देता हूँ, पूरा वापस रिवाइज करो फटाक से। शार्प 12 विल स्टार्ट विद अल्ट्रा वायर्स, जल्दी करिए। आरओसी को देगा एमओए अपना, जैसे ही कंपनी ने आरओसी को अपना एमओए दिया, आरओसी उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड। अब जैसे अपनी वेबसाइट पे उसने अपलोड कर दिया, नाउ इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आगे बोलिए नेक्स्ट। गुड, व्हाट एल्स? द प्रॉब्लम्स वाला सेंटेंस, कंपनीज इंटरनल अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम, नेम ऑफ द केस लॉ। ठीक है, एक्सेप्शंस में आते हैं, द हेड पॉइंट्स। ओके ओके, मैं रेस्टोरेंट में गया, उससे पहले मुझे पता था कि वेज नॉन वेज साथ में मिलता है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। आगे द डिफिकल्ट पार्ट, द लेंथी पार्ट, अल्ट्रा वायर्स इस वेयर किया। कंपेयर करो अगर मैं विजा वी ऑल द 4 टॉपिक्स, तो आई वुड से एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार अल्ट्रा वायर्स आया हुआ है, उसके बाद इंटर मैनेजमेंट आया हुआ है, उसके बाद एक्सेप्शंस आया हुआ है, और आज तक कभी कंसेप्ट नोटिस नहीं आया। व्हाटएवर, हम तो 4 पढ़ के जाएंगे। जैसे हमने बाकी का मतलब लिखा, इसका मतलब यहाँ पे लिखा नहीं, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑब्वियस कि इंडोर का मतलब होता है इंटरनल, मैनेजमेंट का मतलब फंक्शनिंग। वो तो लिखने का मेरे साथ सेंस नहीं है, इट्स ऑब्वियस इंटरनल मैनेजमेंट इज फंक्शनिंग। अल्ट्रा वायर्स में लिखना पड़ेगा बिकॉज उसका मतलब नहीं आता हमें। स्टार्टिंग विथ अल्ट्रा, बियॉन्ड, वायर्स, पावर्स, हिंदी में फीलिंग के साथ,
औकात के बाहर। बुक की भाषा में आपकी बुक का पहला ही लाइन फ्रॉम द टॉपिक। बियॉन्ड देयर टॉपिक्स। दिस इज समझ स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मैं टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको उस टाइम बोला था कि आगे जाके आएगा और आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट आएगा, विच वॉज दिस ऑब्जेक्ट क्लॉज। हमने लिखा था यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्टिविटीज दैट अ कंपनी कैन अंडरटेक। वर्ड टू वर्ड इसी को हम आगे एक्सटेंड करने हैं। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी का एमओए है और उस एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी कर सकती है ए, बी और सी, 3 काम कर सकती है। कर दिया डी, तो इस डी को बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। तो बेसिक पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मतलब इसको बोलूंगा मैं इंट्रा वायरस। इंट्रा मतलब विद इन, ये औकात के अंदर है बिकॉज ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है, तो ये काम तो कंपनी कर ही सकता है। और वी आर डिस्कसिंग इस कंपनी ने कर दिया एबीसी की जगह डी, जो है अल्ट्रा वायरस। तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा टॉपिक करने की कोशिश करते हैं। व्हाट नेक्स्ट? कर दिया तो अब क्या करना? केस लॉ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार्ट ऑन फ्रेश पेज। केस लॉ का नाम ही बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका नाम लिखता हूँ। ये आपको बुक में लिखा मिल जाएगा। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी। समझने की कोशिश करते हैं केस लॉ में हुआ क्या सर। सो वी हैव दिस कंपनी, इस कंपनी का एक डायरेक्टर है जिसके नाम पे कंपनी है, द मेन शेयर होल्डर मिस्टर एशबरी। ये जाता है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट जीत के लेकर आता है, विच बेसिकली सेज कि हम बेल्जियम शहर के अंदर पटरी बिछाएंगे। एशबरी केस कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से जीत के आ जाता है एंड इज वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली वैसा ही पैसा होगा। अब एशबरी आके ये चीज बताता है अपनी कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स को, ये देख मैं कितना अच्छा एक टेंडर में अप्लाई करके जीत कर लेकर आया एक कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसा एशबरी बाकी डायरेक्टर्स को बताते हैं, एक्सपेक्टिंग कि बाकी डायरेक्टर्स बहुत खुश होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। डायरेक्टर्स उल्टा एशबरी के ऊपर चिल्ला देते हैं कि तू ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेकर आया, द प्लेट इज ऑलरेडी फुल, हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है, इतना वर्कलोड है कि हम डेडलाइंस मिस कर रहे हैं, और उसके अंदर तू ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया गवर्नमेंट का, जिसको हमने टाइम पे नहीं करा तो गवर्नमेंट अपनी उल्टा और बजाएगा, इज्जत जाएगा वो अलग। तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट लेकर नहीं आना चाहिए था। ऐश भी बोलता है पर अब तो लेकर आ गया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, दिमाग लगाते हैं, और उसको एकदम से याद आता है कि यार एक बंदा है, अच्छे रिलेशन अपने उसके साथ अच्छी करके, उसका भी यही काम है। व्हाट वी कैन डू इज we can approach this guy and delegate this patri making to this guy. Accordingly एशबरी जाता है रिची के पास और रिची को बोलता है कि ब्रो पटरी बिछाने का है, बिछा के देगा क्या, हमारे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। रिची बोलता है मैं कर दूंगा, मैं तो काम ही है करने का, बट एक प्रॉब्लम है। एशबरी बोलता है क्या प्रॉब्लम है? रिची बोलता है मेरे पास
पैसा नहीं है। ऐश भी बोलता है टेंशन मत ले, हमारी कंपनी तेरे को फाइनेंस करे, तू बस एक चीज कर, दैट इज टाइम पे पटरी बिछाने, बाकी पैसा वैसा सब हम तेरे को खर्चा वर्चा सब कुछ हम करेंगे। ऋषि बोलता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किल मेरे पास है, फाइनेंस आप मुझे कर रहे हो जाएगा से काम लेके। एंड उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नाउ रिची 60% पटरी बिछा देता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीनवाइल की जो कंपनी है मेरी ऐशबरी, उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको रियलाइज होता है, ये बात का एहसास होता है कि हमारी कंपनी फाइनेंस का काम कर रही है और हमारे ऐशबरी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर फाइनेंस लिखा हुआ ही नहीं है, विच बेसिकली मीन्स ये एक अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन पूरा है इसका, क्योंकि कंपनी का एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज परमिट नहीं करता कंपनी को फाइनेंस करने का। एंड इज वेरी रिस्की, ऑब्वियसली पैसे डूब गया तो मेंबर्स इंसिस्ट करते हैं अपनी कंपनी को क्या प्लीज पैसा वापस ले करो, जितना पैसा आपने रिची को दिया सारा पैसा वापस ले करो, वो हमारा पैसा है, मेंबर्स का हमारा इक्विटी शेयरहोल्डर का पैसा है, आपने क्यों अल्ट्रावायलेट ट्रांजेक्शन करा, जाओ पैसा वापस ले करो। तो हम रिची के पास जाते हैं एज मिस्टर ऐशबरी एंड अदर डायरेक्टर्स, और रिची बोलते कि ब्रो हमने देखो आपने जितना ही पैसा दिया प्लीज हमको सारा पैसा वापस ले दो। मुझे अगर बेवड़े उसका तो मैंने खर्चा कर दिया ना, 60% पटरी बिछा दी मैंने ऑलरेडी, तो तूने मुझे 1-2 करोड़ रुपए दिया था उसका तो पटरी बिछा दिया ना भाई, तो कैसे पैसा वापस दिया, उल्टा तू मुझे और पैसा दे, 40% काम खत्म कर सकूँ। ऐशबरी बोलता है नहीं यार, मुझे 60% पैसा तो दिया था मैंने, भले तो उसको खर्चा कर दिया, मेरे कहे हुए काम पे ही खर्चा कर दिया, बट मेरे को सारा पैसा वापस चाहिए। ऋषि बोलता है नहीं दूंगा चाह, कुछ भी बोलता है, कल कुछ बोलता है, आज कुछ बोलता है, नहीं दूंगा चाह। कोर्ट में गया एंड लाइक आई सेड, जिसका नाम पहले लिखा होता है वो कोर्ट में जाता है, तो ऐशबरी कंपनी कोर्ट में जाती है और रिची को बेसिकली सू करती है। सर जजमेंट क्या आता है, रिची केस हार जाता है, मतलब उसको पूरा पैसा जो यहाँ से मिला था ऑल्दो उसने खर्च कर दिया, उसी काम में खर्च करा जिस काम के लिए दिया गया था, स्टिल अपनी जेब से निकाल के उसको पूरा पैसा यहाँ पे देना पड़ा। दिस वॉज वेरी वियर्ड बट वेरी लॉफुल ऑल्सो सर्वाइव। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसलिए आपको मैंने पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ाया, आपकी बुक का फ्लो देखोगे तो उसने पहले आपको अल्ट्रा वायर सिखाया है, फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिखाया है। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता, लॉजिकल पढ़ाता है, पहले आपको मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ाया उसके बाद अल्ट्रा वायर पढ़ा रहा हूँ, इट मेक्स सेंस। जज ने बोला देख भाई रिची, ये तेरा प्रॉब्लम है कि तूने कंपनी का एमओए एओए नहीं पढ़ा, दिस इज योर प्रॉब्लम। एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस तेरा ड्यूटी था कि तू कंपनी के साथ डील करने से पहले उसका एमओए एओए पढ़े, तो तूने क्यों नहीं पढ़ा कि कंपनी फाइनेंस नहीं कर सकती, तेरी गलती। एंड रिची बेसिकली अपने सेल्स में इतना सही है, और वो आगे जाए अगर तो बाद में कोर्ट ऐसा जजमेंट देता है, ऑर्डर करता है रिची को कि अगर तेरे को ये सब गलत हुआ नो डाउट, पर अगर तेरे को खुन्नस निकालना ही है, तेरे को बदला लेना ही है, तो एक काम कर, तू मिस्टर ऐशबरी को सू कर, इन सारी चीजों का जड़ वही है, वही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, वही तेरे पास आया, उसने फाइनेंस करने को बोला, उसको करा, उसका भी तो गलती है ना कि उसको कंपनी का मुझे पता होना चाहिए। तो नो डाउट आपका गलती है एज पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आप ऐशबरी को सू कर सकते हो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, धोखाधड़ी का, कंपनी को कुछ नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आपका ड्यूटी था एमओए करना कि ये ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर्स है, आपने नहीं पढ़ा, मुझे ऑब्वियसली पूरा केस याद नहीं रखना, आपकी बुक में जो डीप में दिया भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अल्ट्रा वायर्स के अंदर ये केस लॉ है जो आपको एग्जाम में कोट करता है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। एक पॉइंट और बचा जो एग्जाम में आता है, सिर्फ वो ही एग्जाम में आता है, राइट से। द टॉपिक सेज इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन।
टोटल 4 है। अब रीजन यही आता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर अल्ट्रा वायर्स होता क्या है। मीनिंग में वो बोलता है the transaction which travels beyond the object loss of MOA of the company is ultra wires। तो पहले उसने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, आपको भी पूरा मीनिंग लिखना पड़ेगा। फिर फुल स्टॉप करके उसने आगे एक और नहीं लिखी है, the following transaction will be regarded as null and void। आपको सर को इंशाल्लाह बनना चाहिए, अगला माशाल्लाह। तो पहले मीनिंग लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर नल एंड वॉइड वाला पॉइंट और आपका पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा फॉर 1 मार्क। फिर आएगा पॉइंट नंबर 2। 1 जैसा ही है, पॉइंट बोलता है इफ एनी ट्रांजेक्शन इज अल्ट्रा वायर्स द ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ द कंपनी ऑफ द एमओए इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। आपको ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए, मतलब तो घंटा पता नहीं, बट ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली आपको पहले पढ़ना पड़ेगा मतलब रेक्टिफाई का। तो क्या होता है ये रेक्टिफाई? एक एग्जांपल समझते हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बार बार आने वाला एक वर्ड है, तो एक बार अच्छे समझ लेते हैं, तो आगे जाके इट विल बी स्मूथ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स विद एन एग्जांपल। ऑब्वियसली लेट्स से 1:30 से 2 o'clock अपना ब्रेक है। मैंने 1:30 को बोला ब्लैक को, ब्लैक तू नीचे जा और मैंने जाके मस्त गर्मा गर्म खाना बोल खाने का अच्छा हो रहा है, ये तो तू नहीं भी देख रहा है वैसा मैं ब्लैक बोला ठीक है सर आई ब्रिंग फॉर यू। तो अकॉर्डिंगली ब्लैक नीचे गया, थोड़ा पड़ गया, 10 मिनट वापस आ गया ऊपर, साथ हाथ खाना लेके खरीद लेके अनबॉक्सिंग करा, अनपैक करा एंड देखा मैंने कि उस डिश के अंदर जो लेकर आया था बेसिकली उसके अंदर वॉज सैलेड। ब्लैक मुझे बोलता है सर अपना शरीर देखो, आप खा खा के बड़ा पाव बन चुके हैं और कितना खाओगे, फट जाओगे, सैलेड खाओ, बी हेल्दी। जो है क्या मस्त बात कर रहा है, एकदम सही बोलता है। मैंने कहा उसको कोई बात नहीं, तू सैलेड लाया चलो मैं सैलेड खाया, इसको बोलते हैं किसी ट्रांजैक्शन को सब्सिक्वेंटली अप्रूव करना, इज कॉल्ड रेक्टिफाई। उसको कंफ्यूज मत करना रेक्टिफाई के साथ, रेक्टिफाई अलग होता है, रेक्टिफाई अलग होता है। हमारे पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 थोड़ा बेटर समझ में आएगा इंशाल्लाह, देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 सेज सर आपने अगर एमओए के बियॉन्ड कुछ काम करा, उस काम को यूनानिमस मतलब 100%, अगर मेंबर बोलेंगे ना कि चलो कोई बात नहीं घंटा नहीं चलेगा, जो अल्ट्रा वायर्स है वो अल्ट्रा वायर्स ही रहेगा, मतलब वही तो हमने कंक्लूजन पड़ेगा। तो एमओए के बियॉन्ड कुछ है तो उसको यूनानिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं चलेगा, मतलब नहीं ही चलेगा। इज रॉन्ग मतलब रॉन्ग, खत्म कर। थर्ड पॉइंट था, डिफिकल्ट पॉइंट है, इजी करने की कोशिश करूंगा मैं आपकी इंशाल्लाह। सर अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर बट इंट्रा वायर्स द कंपनी। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कंपनी ने अपने डायरेक्टर को पावर दे रखी है कि आप कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के लिए 5 करोड़ तक का लोन उठा सकते हैं फ्रॉम अ बैंक, और कंपनी की खुद की पावर है उठाने की 20 करोड़। हमारे डायरेक्टर भैया ने उठा लिया लोन 10 करोड़। नाउ फ्रॉम दिस 10 करोड़ पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर की औकात के बाहर पर कंपनी की औकात के अंदर, और क्योंकि हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, और इसको आप अप्रूवल दे सकते हैं। चल कोई बात नहीं, अपनी बात ध्यान रखना।
तो कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो डायरेक्टर की औकात के बाहर पर कंपनी की औकात के अंदर है, उसको रेटिफाई कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन है। अल्ट्रावायस डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर की औकात के बाहर, इंट्रावायस मतलब कंपनी की औकात के अंदर। हम कंपनी एक्ट करते हैं, इसको आप रेटिफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी कंपनी की औकात के अंदर ही है ना, बस खत्म बात। लास्ट पॉइंट आपकी बुक का पॉइंट नंबर 2 का सिमिलर। पॉइंट नंबर 2 बोला था एमओए के बियॉन्ड कुछ करा, पॉइंट नंबर 4 बोलता है एओए के बियॉन्ड कुछ करा। लॉ में बोलता है कोई बात नहीं, रेटिफाई हो सकता है। हाउ? आपके ऊपर लिखा हुआ है एसआर इन जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? मोर देन इक्वल टू 75% वोट्स। तो अगर आपकी कंपनी के मेंबर्स 75% मान लेते हैं चल कोई बात नहीं, इट इज ओके, तो इट इज ओके। तो एमओए के बियॉन्ड 100% भी हाँ नहीं बोल सकते, ओके नहीं कर सकते। एओए के बियॉन्ड वाले को 75% वाले मान जाए तो ओके कर सकते। तो एमओए के बियॉन्ड अल्ट्रावायस था, अल्ट्रावायस रहेगा, कैन नॉट बी रेटिफाइड। एओए के बियॉन्ड है, आप रेटिफाइड कर सकते। बस अल्टीमेटली हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया था एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा हुआ है, एओए के अंदर लिखा हुआ है, एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज इसके अंदर ऑब्जेक्ट। तो एमओए के बाहर की चीज रेटिफाई नहीं हो सकती, एओए के बाहर की चीज रेटिफाई हो सकती। तो कंसेप्ट हुआ, लॉजिक हुआ। अब रट्टा मारते हैं सर। पॉइंट नंबर 1 तो मीनिंग है, इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। नोटिस करना पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के अंदर मुझे कितना इजी हो गया याद करना कि पॉइंट नंबर इफेक्ट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग हो गया, और पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के अंदर रेटिफाई बढ़ाने वाला है। पॉइंट नंबर 2 वाला रेटिफाई नहीं हो सकता, 3 और 4 रेटिफाई हो सकता है। सो हटाएं अगर और लॉजिक वापस सोचें तो मार्क्स लास्ट क्वेश्चन लॉजिक ही सोचें। says any transaction which travels beyond the object clause of MOA is considered as ultra vires, full stop. Such transactions are null and void। आपका पहला पॉइंट हुआ। अभी से मुझे पता है 2, 3, 4 के अंदर रेटिफाई आने वाला है। 2 की बात करते हैं सर। अगर कोई ट्रांजेक्शन MOA के अल्ट्रा वायर्स है, MOA के बियॉन्ड है, तो वो अल्ट्रा वायर्स है और उसको रेटिफाई नहीं कर सकते इवन यूनानिमस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। 100% मेंबर्स बोले ना कि चल कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, कैन नॉट बी रेटिफाइड, ठीक नहीं हो सकता वो। थर्ड सर, डायरेक्टर की औकात के बाहर बट कंपनी की औकात के अंदर, तो ट्रांजेक्शन विच इज अल्ट्रा वाइज द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वाइज द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। और लास्ट पॉइंट सबसे आसान, 2 का फ्लिप, एमओए का एओए। एनी ट्रांजेक्शन विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द एओए कैन बी रेटिफाइड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। हो गया, एक बार में याद हो जाता है। तो पहले कंसेप्ट समझा, फिर लॉजिक समझा और फिर रट्टा मारा। फुल प्रूफ तरीका किसी चीज को याद करने का। अभी भी एक पॉइंट बाकी डिस्कस करना, तो पहले हम इतना इंशाल्लाह लिख लेते हैं। इस केस में आते हैं, एग्जाम मतलब से खत्म हो गया, बहुत ज्यादा खत्म हो गया, फिर बस पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। केस के थोड़ा अंदर घुसे अगर अपन, ये वाला यहाँ आपको जो दिया हुआ है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज है ऑफ एशबरी कंपनी एमओए के अंदर। देखते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या क्या बोलता है। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी वर, पहला, टू मेक, सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स, वो डब्बे ट्रेन के। टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, वही सब पटरी वटरी बनाना। टू परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस, खुदाई करना, वो सब करना। टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल, टिम्बर, मेटल एटसेट्रा, जो भी खरीदना बेचने का सामान लगता है हमारा ट्रेन रिलेटेड, वो सब करना। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज था। एंड अकॉर्डिंगली
मेंबर्स बोल रहे थे हमारी कंपनी के कि सर फाइनेंस करना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एंड हेंस इट इज अल्ट्रा वायर्स, जिसके ऊपर रिची ऐसा बोलता है कि नहीं सर यहाँ पे फाइनेंस लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा लिखा हुआ है। जज बोलता है कहाँ लिखा हुआ है? रिची बोलता है सर देखो सेकेंड लाइन के अंदर सेकेंड लास्ट वर्ड में लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। जनरल का मतलब जनरल, उसमें तो सब कुछ आ जाता है, तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर फाइनेंस भी आ जाता है, तो ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर्स कहाँ है, मैं पैसा वापस नहीं दूंगा। जज बोलता है नहीं ऐसा नहीं, इज अ टॉपिक कॉल्ड, सी एंटर में आएगा आपको, लैटिन लिख रहा हूँ डर मत जाना, नॉसेटर ए सॉसेस, लैटिन है सर क्या ही है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ को किस तरह पढ़ा जाता है उसका एक ये रूल है, नॉसेटर ए सॉसेस। समझने की ट्राई करते हैं इसको, सी एंटर का पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। कैनिल भैया आपसे शुरू करते हैं, मैं एक वर्ड बोलूंगा, कैनिल ना, मैं एक वर्ड बोलूंगा, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर आपके दिमाग में जो भी आए आप बोल देना, आसपास लोग ऐसा देखकर जो भी मन में आए फटाक से बोलना, रैपिड फायर राउंड, ओके रेडी, फटाक से बोलना। प्लांट एंड ट्रीज, बोल जल्दी, क्या दिमाग में आया? सॉरी, रिलैक्स, एग्जाम्पल चेंज, भैया को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। हाँ बीकॉम दीदी आपसे बात करते हैं, सॉरी कलर ग्रीन, ओके थैंक यू सो मच। मैं दूसरा एग्जाम्पल पूछा था, आपने इसका आंसर दिया तो इट इज गुड। तो जैसे हमने प्लांट एंड ट्रीज बोला, दीदी ने बोला कि मेरे दिमाग में आया सर ग्रीन, ओके दीदी बैक टू यू, सेकेंड चीज हम सही, प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, ओके बस आता यहाँ पे जुम आउट करके, हाँ मिस्टर ब्लैक फटाक से बोलना, ड्रग्स एंड फीड, सॉरी वेस्ट मतलब बकवास ऐसा, ओह नाइस, ड्रग्स एंड यू शुड हैव रादर सेड वेस्टेड, समझ आपको वेस्टेड, किसी को तो समझा क्या होता है, मतलब होता है कुछ वेस्टेड, अपन वेस्ट लिखते हैं, भैया ने बोला वो लिखते हैं वेस्ट, कोई बात भैया बैक टू यू। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मतलब ही नहीं पता, अभी बोलना बेवड़े जल्दी, मतलब क्या होता है, बोलता है मतलब है वेस्टेड, ड्रग्स एंड फार्मा मेडिसिन, मेड, टू एग्जाम्पल्स आर मोर देन सफिशिएंट फाउंडेशन के बच्चे को समझाने के लिए कि सर जब हमने प्लांट वर्ड को यूज करा ट्री के साथ उसका मतलब ग्रीन निकला, जब मैंने प्लांट वर्ड को पढ़ा मशीन के साथ उसका मतलब कंस्ट्रक्शन निकला, जब मैंने वर्ड ड्रग्स पढ़ा वीड के साथ तो पेस्ट निकला, वही ड्रग्स को जब मैंने फार्मा के साथ पढ़ा मेडिसिन निकला। आपकी पहचान आपके साथ वाले के साथ होती है, यू आर नोन बाय द कंपनी दैट यू कीप, और बुक की भाषा में बोलो तो यू टेक द कलर्स फ्रॉम योर कंपनी, इसी को बोलते हैं नॉसेटर सोर्सेस। जज ने ये कानून लगाया यहाँ पे जो सो सेंसिबल कि सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स जो आप बोल रहे हो कि इसमें फाइनेंस आ सकता है, इस जनरल कॉन्ट्रैक्टर को यूज करा गया है मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, और क्योंकि इसको मैकेनिकल इंजीनियर के साथ यूज करा हुआ है
इसका मतलब फाइनेंस नहीं हो सकती। हाँ, और भाई पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा हूँ आपको तो क्योंकि उसके साथ जो वर्ड यूज करा हुआ है उससे उसका इम्प्लीकेशन फाइनेंस नहीं आ सकता। इट हैज टू बी रेड विथ मैकेनिकल वर्ड, उसका मतलब फाइनेंस नहीं। फिर थोड़ा जो जज था थक लाइफ वाला था, थोड़ा सा जजमेंट देते देते उसने लास्ट में टॉन्ट मारा कि अगर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर फाइनेंस आ सकता है तो ऐसे तो मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस भी आ सकता है। अपने काम करते सभी कुछ कर लेते ना फिर तो। ऐसा जज ने बोला था, यहाँ पे बुक में लिखा भी है उसे। ये पढ़ा आपको मैंने। और फिर ऐसा तो जनरल का मतलब कुछ भी निकाल सकते हो, तो ऐसा नहीं चाहिए, आपको उसको साथ में पढ़ना। नाउ वी आर वाईफाई कनेक्टेड है माशाल्लाह। हम जाते हैं एक बार सफारी में, सफारी के अंदर हम जाते हैं ICAPOS में, ICAPOS के अंदर हम जाते हैं एक बार स्टडी मटेरियल में, उसके बाद इंटर में, इंटर के बाद इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के बाद कॉर्पोरेट लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मॉड्यूल नंबर 3 में, मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर अदर लॉज में, अदर लॉज के अंदर इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर सर्च करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। सर्च करने का ऑप्शन मुझे दिखने का, इसके अंदर मैं फटाक से सर्च कर लेता, कोई बात नहीं, ऐसे ढूंढ लेंगे। राइट हैंड साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, सर्च में दिखाएगा नॉस्ट्रेल सोर्सेस, जल्दी से ढूंढ लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, ये भी लैटिन है। पूरा लैटिन है। ना हो तो नॉस्ट्रेल है सॉसेस। हम सिर्फ काम की बात करते हैं। Nostril sources means that when two or more words are susceptible, मतलब vulnerable of analogous meaning, मतलब उसका अलग अलग मतलब निकल सकता है, are coupled together, उनको हमने मिला दिया, they are to be understood in their cognate, मतलब मिलाकर, understood in their cognate sense। फिर हम ये तो बहुत भारी हो गया आपके लेवल पे, हम इसी भाषा भी को मत करते हैं। जो मैं वर्ड बोला था, they take as if it were their color from each other, एक दूसरे के रंग में ढल गया, तो हमने वही ढाला वहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को। फिर हम चलता है 2 मिनट देता हूँ, पढ़ सकते हैं, ट्राई करना, याद हो जाए इंशाल्लाह। सारा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, कुछ आंसर बाकी हैं बहुत सारे। लाइक आई सेड, पूरे 3 घंटे लगेंगे एक टॉपिक पढ़ने में। रिवाइज कर सकते हैं अल्ट्रावाइज एक बार। स्टार्ट विद Q&A, 12-15 क्वेश्चन है। हाँ बहन, क्या लगता है आपको? गलत तो गलत आंसर, ओके ओके, टेल मी व्हाई। और कुछ पढ़े तो कुछ नहीं, बार और पढ़ ले, फिर हम आंसर पे आते हैं ना। हाँ मिस्टर वाइट, आपको क्या लगता है? दीदी बोल रही है एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आपका आंसर क्या है? ये आंसर ही नहीं है, आंसर ही नहीं है, पीछे ऐसा बोलना पड़ेगा। आंसर करेक्ट है, इंडोर मैनेजमेंट इज द आंसर। हमारा ड्यूटी था MOA पढ़ने का। MOA में क्लियर लिखा हुआ है कि बॉन्ड इशू कर सकते हैं। अब बॉन्ड इशू करने के लिए आपने अंदर क्या हगा, ये मुझे कैसे बता सकता है? मतलब आउटसाइडर है, आई एम नॉट डीम टू नो के अंदर क्या चल रहा है। हेंस इट विल गो इनसाइड इंडोर मैनेजमेंट। पागल रियल लाइफ में इजी क्वेश्चन था ये। अरे क्वेश्चन पूछा ही नहीं, दीदी आप पूछते हैं इंशाल्लाह सेकंड टाइम शी आंसर्स। एक केस लॉ था बहन इंडोर मैनेजमेंट के अंदर, उसका नाम क्या था? मना नहीं करना प्लीज।
हाँ पिंकी, वो पिंकी केस लॉ का नाम, दो ही केस तो पड़े अपने आज। ये तुमको अलग आगे बिठाए तो बात ना हो जिससे। हाँ केस लॉ का नाम पढ़ने का टाइम नहीं दिया था मैंने। आई वॉज फेयर एंड स्क्वायर ना। हाँ दीदी गुज्जू, कैनिल भैया, सभी गुज्जू है क्या यहाँ पे? आंसर राइट है, नाइस। वो रुचि रुचि कोई रुचि नहीं है, रुचि अल्ट्रा वायस में थी। अबे उसको बोल रहा हूँ, पीछा लिखो बोल रहा हूँ, उसने रुचि बोला, तुम तो आंसर ही नहीं दिया। देख विल फाइंड इट, उसने लिखा हुआ है राइट द कंसेप्ट, ही राइट द केस लॉ एंड राइट द कंक्लूजन। हम सिर्फ लास्ट पैराग्राफ से कंसर्न है। Since the given question is based on the above facts, accordingly here in this case, Vishak can record the money from the company considering that all required formalities of personalization have been fully complied. उसके ऊपर वाला लाइन, this is doctrine of window management, properly known as Turpon rule, and ऊपर किसका नाम, Lord Bank versus Turpon। ऐसा क्वेश्चन है, ये टट्टी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सॉरी बहन, नहीं पागल मुझे यहाँ पे आते हैं। ट्वेल्व का वन शाहरुख खान के बाद औकात क्या? हाँ परफेक्ट है, याद के लिए परफेक्ट है। उसे और क्या पूछा आपसे, वो क्वेश्चन देख ध्यान से, और क्या पूछा है? कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट्स। हाँ क्या था इफेक्ट्स? मीनिंग, ऐसे मीनिंग था, मीनिंग बोलना पड़ेगा। हाँ मीनिंग, बेवड़े मीनिंग बोल, तो आगे का बोल। तो बोल कब नहीं हो सकता? बोला मैंने 4 बार खाना चुका है, मैंने 3 बार बोला मैंने ना। किनिल भैया बताइए। वेरी गुड, ऑफ द कंपनी एंड हेंस नल एंड वॉइड। वेरी गुड सर। फिर unanimous, it's okay, unanimous consent of shareholders. Very good. Ena pachisu. One, two and four, 3 बचा। अंदर बाहर ऐसा कुछ पॉइंट था। इन जनरल मीटिंग, माशाअल्लाह। केस लॉ का नाम, वो रुचि वाला एक केस था ना।
सोच सोच, दिमाग लगा। हाँ कुछ दीदी तू बोल। नाम, केस का नाम क्या था? पिंकी। नहीं करा याद। तो एग्जैक्ट मैं कुछ भी नहीं रहा हूं, ट्राई तो कर। ओ, अपन दमशाज खेल रहे हैं यहाँ पे, ए से चालू होता है। फिर अपन मैच कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। रिची। पढ़ते रहो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ इंशाल्लाह अच्छा मिले। नवंबर 19, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजी है। हाँ सर, सेकेंड लास्ट बेंच भैया, इजी है, ट्राई करना सही हो प्लीज। अपनी भाषा में चलेगा, हिंदी इंग्लिश गुजराती कोई सी मराठी भी आती है नहीं चलेगा। जी जी। तो ब्लैक, खुद का आंसर वो दिया नहीं। खुद की आंसर में भर भर के हगा 5-6 किलो अपन ने, अब उसके आंसर में तो टांग अड़ा रहा है। और भी कुछ पूछा हुआ है? क्या क्वेश्चन क्या है? मतलब बड़े एक्सेप्शंस पूछ रहे हैं इंडो मैनेजमेंट के, क्वेश्चन तो पढ़ ले ढंग से एक बार। अभी नहीं समझा? Explain the circumstances in which an outsider within the company cannot even read the exceptions of window management. कितने थे? 3। नाम क्या था? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ, मैं ही बोल देता हूं ना। सेकंड, थर्ड, सब आधा था बोला नहीं। फॉर्जरी को फॉर्ज, सस्पिशन ऑफ इलेगलिटी को सस्पिशन। ठीक है, केस लॉ का नाम इंशाल्लाह। पांच बार लिखने को दूंगा मैं, अगर अलग तरीके से याद करें तो अपना अलग तरीके से याद करते, फिर रट्टा मार के 5 बार लिख कर, अगर सीधे तरीके से याद नहीं होता तो। आई गिव यू टाइम टू स्टडी ट्वाइस। पहली बात तो वो आनंद बिहारी लाल वर्सेस मिशन कंपनी है, दूसरा वो एक्सेप्शन पे, दूसरे का केस लॉ है। मैं इंडो में आपसे, हाँ ब्लैक तू बता ना जरा, बहुत हेल्प करा था उसको ना, बता। आरबीबी, व्हाट इज आरबीबी? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस
टर्कोंड, टर्कोंड, टन टन, सब गांजा पी के आते हैं लेक्चर के अंदर. लेट्स सर्च द नेक्स्ट वन. November 19 it was. May 20, November 20 दोनों में ही है. सी नहीं है, ठीक है. रहेगा सर, ये क्वेश्चन बार रिपीट होगा. अल्ट्रावायलेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, वापस ट्राई करते हैं. मिस्टर वाइट, ट्राई करिए सर. कंस्ट्रक्शन, एशबरी रेलवे कंस्ट्रक्शन. बेटे कैरेज मतलब डब्बा, रेलवे के डब्बे को कैरेज बोलते हैं, कैरेज. एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस, आगे तो वर्सेस होता है. हाँ वर्सेस, सब गांजा फूक के आते हैं. अबे वर्सेस के बाद का बोल, कोई अलग नाम नहीं था. देखो साइनम अलग ही रखते. तेरा नाम क्या है? ओके हाँ, सी नहीं है. फटाक से हम इसका आंसर देख लेते एक बार. इंडो मैनेजमेंट का और से एक्सेप्शन पूछे. कैन नॉट के मतलब एक्सेप्शंस. ये क्वेश्चन रिपीट है ना, देख तू जल्दी फटाक से. फटाक से इसका आंसर निकाल रहा था. दूसरा निकाल के उत्तर. अब तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया यार. तू तो बीमार था ना बे, मरीज. तूने तो बोला बीमार था. ओके. जून 23. जर्सी लोग, बड़ लोग. लास्ट एंड थर्ड लास्ट. वाओ, अभी तक से बोला डिफिकल्ट नहीं स्टार्ट हुआ. अगर ये नहीं कर पा तो डिफिकल्ट आप समझ भी नहीं पा टॉपिक कौन सा है. अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो 18 सीम्स टू बी इजी एंड 19 मैं पढ़ा हूँ. 19 इजी. देखो एक बार दोनों क्वेश्चंस फिर अपन बात करते हैं. 18 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 19 इजी होता है. डन, अब तक हो जाना चाहिए. हाँ बीकॉम दीदी बोल. 18 बोले 19 बोले, कौन सा बोल ऑफ योर चॉइस. आराम से. ध्यान कर लिया. कौन सा बोल रहे हैं? ओह डिफिकल्ट वन. वाओ, या टेल मी टॉपिक कौन सा है?
किसी किसी बातें कर रही है। 18 बोल, छोड़ 19 को, 18 बोल, लास्ट दो लाइन। कंपनी की गलती है। हमने ईओए के अंदर लिखा हुआ है कि आप बोर्ड ग्रेजुएशन करके लोन ले सकते हो, ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। क्वेश्चन बोलता है, आर्टिकल्स ऐसा बोलते हैं कि बीओडी कैन टेक अ लोन अप टू ₹5 लाख फॉर कंपनी पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, और अगर उससे ज्यादा तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। अर्जेंट नीड की वजह से बीओडी ने अप्लाई करा लोन को 10 लाख के लिए, मतलब बियॉन्ड दी पावर। ऐसा लिख के दिया कि हमने रेजोल्यूशन पास कर लिया, सामने वाले ने भरोसा कर लिया, क्योंकि उसको थोड़ी पता अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसकी ड्यूटी है भी नहीं कि पता करना कि अंदर क्या हुआ। उसका ड्यूटी था एमओए पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है कि आप लोन बोरो कर सकते हो, और अगर ज्यादा का कर रहे हो तो एसआर करना पड़ेगा। अब वो बोल रहा है हमने एसआर किया, मैंने मान लिया, मैं थोड़ी चेक कर सकता हूँ एसआर हुआ कि नहीं हुआ, तो कंपनी के अंदर का प्रॉब्लम है ना। किसका का नाम तो ब्लैक बोलेगा। केस लॉ ना, लास्ट टाइम बोला था फुल फॉर्म, लास्ट टाइम बोला था रॉयल, लास्ट टाइम यही बोला था। इसमें RBB है ना, तो एक बी बच गया ना। ब्रिटिश, रॉयल ब्रिटिश वर्सेस जेडी लोड। आंसर देखते हैं एक बार फटक से। ये अल्ट्रावायलेट सीपीटी है, इस पर क्या पढ़ना, 19 आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। आई वेट, देख लेते हैं, हर जगह उसने केस मेंशन करा ही है, एवरीवेयर ही हैज मेंशन दिस। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया। एक और क्वेश्चन मिला, हटाओ इसको। अल्ट्रावायलेट से तो है रे। अरे हाय, यस सर, डन। जून 24। सीम्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है आई गेस। हाँ 28। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आपको यही नहीं पता पड़ेगा कि टॉपिक क्या है, आपको टॉपिक ही नहीं पता पड़ेगा, आंसर तो बहुत दूर की बात है। जल्दी, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सर, कैनिल भैया, टॉपिक का नाम बोलो, सिर्फ टॉपिक का नाम चाहिए जो आपको क्लिक हुआ। इंडो मैनेजमेंट, आगे सर क्या क्लिक हुआ आपको? टॉपिक क्लिक ही नहीं हुआ, आगे सर क्या क्लिक हुआ? वापस बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, टॉपिक कौन सा है? हाँ वो पूछ रहा हूँ, आगे सर। अभी भी पढ़ रहा हूँ, हाँ सर, बाजू में ब्लैक, थोड़ा आगे मैराडोना, अल्ट्रावायलेट बाजू में सर, अल्ट्रावायलेट, इंडो मैनेजमेंट, नो आंसर, नो आंसर, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। आप इनकी क्या क्या आपको अल्ट्रावायलेट कुछ क्या लगता है देखो, अल्ट्रावायलेट आगे मराठी क्या लगता है देखो, इंडो मैनेजमेंट बाजू में इनकी क्या लगता है देखो, अल्ट्रावायलेट बट नॉट श्योर, बीकॉम क्या लगता है देखो, अल्ट्रावायलेट, आंसर इज अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन
क्लियरली इस तरह से करा, आपको बताने बोल रहा है आपको क्लियरली। AK Private Limited has borrowed 36 crore from BK Finance Limited. However, ठीक है, यहाँ से लैंग्वेज लिखना, पूरा डिक्शन इंडिकेशन अल्ट्रा की तरफ है। However, as per MOA of AK, the maximum borrowing power of the company is 30 करोड़। तो MOA का नाम लिया, 30 करोड़ बोला और बोरो करा 36 करोड़, अल्ट्रा वाइज हो गया ना। इंटेंशन भी क्वेश्चन है, अगर कंफ्यूजिंग है ऐसे क्वेश्चन करने की तो पता पड़ेगा कि क्या आंसर करना है। पहला टॉपिक हो गया अल्ट्रा वायर्स। दूसरा एग्जाम में था AK Private Limited is liable to pay the debt, घंटा liable to pay the debt। आगे state remedy if any available to BK Finance Limited। दो है, मैं आपको एक पढ़ा चुका जो बुक में लिखा हुआ नहीं है कि सर आप सामने वाले को कंपनी को तो सू नहीं कर सकते, तो उसके डायरेक्टर को सू कर सकते हो। दूसरा, पहली बार वर्ड्स के लाइफ में इस वर्ड को सुनिए पहली बार, इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। मेरा दिया हुआ 36 करोड़, उसमें अगर आपका खर्चा नहीं है या 10 करोड़ खर्चा 26 करोड़ नहीं खर्चा, तो जो खर्चा नहीं करा ना उसके ऊपर मैं रोक लगा सकता हूँ, हाँ कि खर्चना मत, ऐसा मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ सकता हूँ। तो ये खर्च दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पढ़ा था कैनॉट बी सूड, कैनॉट सूड, कैनॉट बी सूड। तो अपने अल्ट्रावाइज खराब थी, आप गए, आपकी गलती है। पर अगर सामने में अब तक पैसा खर्चा ही नहीं है तो वापस ले ही सकता हूँ ना। खर्च दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हंस देखते एक बार। पीछे कर रहा हूँ, ये पढ़ा है। एक रेमेडी इज नॉट लायबल टू पे द डेट। रेमेडी देखिए दोनों मिलेगी आपको, लास्ट टाइम में इंजंक्शन भी मिलेगा और उसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स मिलेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार। डाउट होगा मतलब इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, या मैं सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट में आएगा सेम टॉपिक। हटा रहा हूँ, अभी भी 5 क्वेश्चन बचे हैं, मैं कोई एक क्वेश्चन निकालता हूँ आपको लेवल सब में इसलिए का कहाँ पे है वो लिखना पड़ेगा। मे 22 क्वेश्चन नंबर 1 का भी शायद, मे 22 क्वेश्चन नंबर 1 का भी शायद 1 का भी है, तो से पर वो है ही तो मैं फोन करा नंबर इंशाल्लाह। हाँ एग्जाम का क्वेश्चन, हाँ कंपलसरी क्वेश्चन है, फट जाएगी आंसर समझ में नहीं आएगा, ट्राई करना तो ट्राई कर बैठा बी। आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपको ही करना है, हाँ तो पागल। बाकी लोग देखो एक बार क्या समझ। फर्स्ट हाफ के ऊपर आता हूं। फर्स्ट हाफ के अंदर आपको सामने वाले ने आर ने पैसा दिया एंड जो सी है उसने आपको दिया साइंड एंड सील सीट, जिसका मतलब ये कि मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। जब मुझे आप पीए में आए, पीए में आपको बंदे ने पीए की रिसीट दी, पीए का सील लगाया, साइन करा और आपको दिया, तो क्या सस्पिशन? सस्पिशन तब होता है जब मुझे कोई कागज नहीं देता, वो ऐसा बोलता है कि हाँ मुझे पैसा दे दो मैं दे दूंगा। यहाँ पे उसने आपको लेजिट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा सर, उसने आपको इशूड एंड साइन सील्ड दिया हुआ है सर,
बेसिकली मीन्स क्वेश्चन मार्क आने का कोई डाउट ही नहीं, सस्पिशन आने का कोई बात ही नहीं हो सकता. मतलब टॉपिक विल गो अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. कि कंपनी का गलती है कि कंपनी का आदमी गलत कर रहा है, उसके पास रिसीट बुक कहां से आ गई, ये कंपनी का प्रॉब्लम. सेकेंड हाफ के अंदर जिससे क्वेश्चन इजी रखना चाहिए था आपको, व्हाट योर आंसर बी डिफरेंट इफ रिसीट अंडर द कंपनी सील वाज नॉट इशूड. हाँ, माय आंसर विल बी डिफरेंट. अब चला जाएगा ये एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि जब रिसीट नहीं दिया, साइन नहीं करा, वो सब नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क. तो सेकेंड हाफ में अगर क्वेश्चन मार्क आया तो वो जाएगा एक्सेप्शन. ऊपर में क्वेश्चन मार्क नहीं आया तो मैनेजमेंट में कौन सा. देखते हैं आंसर. ये रहा सर आपके सामने, दोनों आंसर ये रहे. पहला वाला इंडोर मैनेजमेंट, दूसरा वाला एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी आगे. यहां तक तो पहुंचो पहले लेवल. एक भी पॉइंट ऐसा है जो मैंने डिस्कस ना करा हो. दोनों के मेन पॉइंट्स ये रहे, जेन्युइन रीजंस टू ट्रस्ट. और उसके बाद नीचे जाए तो वहां पे लिखा था उसने क्लियरली, यहाँ पे मार्क करता हूं आपके लिए. सेकेंड लास्ट टाइम, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ आर. ये डिफिकल्ट था, इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं. एंट्री लेवल का डिफिकल्ट था ये, और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं. रिवाइज लेना घर पे एक बार, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 और.